दोनों ही जानकार हमारे साथ मौजूद हैं। लगातार आपकी क्वेरीज को एड्रेस किया जा रहा है। 9400 के लेवल्स के साथ आंख मिचौली खेल रहा है। अभी निफ्टी आसपास ही घूम रहा है। फटाफट से जो फेसबुक के जरिए क्वेरीज मिली है उनको देख लेते हैं। सिद्धांत शर्मा का पहले सवाल आया है, आईओसी को लेकर 50 शेयर्स ये होल्ड करते हैं। 442 के लेवल्स पर खरीदारी की है। फिलहाल 420 का लेवल देखने को मिल रहा है। आज 1% तक की वीकनेस इस शेयर पर है। यहाँ पर आपका सुमित क्या व्यू है आईओसी पर? और साथ ही आप देखिए चार्ट्स यूनियन बैंक के, जहां पर विनोद जानना चाहते हैं इनकी पोजीशन है 200 शेयर्स की 168.30 के भाव पर उन्होंने परचेजिंग करी हुई है। दोनों ही पर आपकी क्या रणनीति है? साक्षी, आईओसी के अंदर इमीडिएटली वीकनेस देखने को मिल रही है। लास्ट 4 दिन से हमने स्टॉक में ऊपरी लेवल से दबाव देखा है। शॉर्ट टर्म में शायद थोड़ा सा दबाव और देखने को मिल सकता है, जिसके अंदर स्टॉक हमें 410 से 405 के लेवल्स दिखा सकता है। आईओसी में ओवरऑल लॉन्गर टर्म टाइम होराइजन के हिसाब से स्टॉक मजबूत है, होल्ड करके चलना चाहिए। एक अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। सिर्फ शॉर्ट टर्म की ट्रेडिंग की अगर बात करते हैं तो 10 से 20 रुपए का एक फॉल देखने को मिल सकता है। तो लॉन्गर टर्म टाइम होराइजन के हिसाब से होल्ड करने की सलाह रहेगी। दूसरी तरफ यूनियन बैंक के अंदर भी हमने पिछले 10 दिनों में ऊपरी लेवल से दबाव देखा है। शॉर्ट टर्म में और दबाव देखने को मिल सकता है, जिसके अंदर स्टॉक 155 तक के लेवल्स दिखा सकता है। ओवरऑल स्टॉक मजबूत है। जब भी ये स्टॉक ऊपर में 170 के ऊपर क्लोजिंग दे देगा 1 से 2 दिन के लिए विद वॉल्यूम्स के साथ, तो ये स्टॉक में हमको फ्रेश अपवर्ड मूव देखने को मिलेगा, जिसके अंदर हमें 185 से 190 तक के लेवल्स इमीडिएटली देखने को मिल सकते हैं। लॉन्गर टर्म टाइम होराइजन 6 से 9 महीने के लिए यूनियन बैंक के अंदर होल्ड की सलाह रहेगी। शॉर्ट टर्म में प्रिपेयर्ड रहे 8 से 10 रुपए फॉल के लिए। ठीक है, अगले कॉलर हमारे साथ बातचीत करने के लिए सतीश है दिल्ली से। सतीश, गुड मॉर्निंग, बताइए क्या क्वेश्चन है आपका? मैडम, मेरा गुजरात वो है पीपा वावा, ठीक है, वो मैंने 165 के हिसाब से 300 शेयर खरीदे थे। और दूसरा है दीवान हाउसिंग, वो मैंने 100 खरीदे हैं, वो 428 के। मुझे क्या करना चाहिए? मैं तो बहुत फंस गया हूँ, रिटायर्ड आदमी हूँ, मुश्किल हो रही है। ठीक है, घबराइए नहीं, आपको एक्सपर्ट की राय दिला देते हैं। आपने सुना पूरा कॉन्वर्सेशन विवेक। गुजरात पीपावाव में नुकसान इनको हो रहा है और ये चिंता बनती भी है क्योंकि ये सीनियर सिटीजन भी हैं। अभी कोई तरीका इनको बताइए कैसे अपने लॉसेस को रिकवर कर सकते हैं, इसी शेयर में बने रहकर या फिर कोई और स्टॉक में एक्सपोजर लेकर? देखिए, मतलब इन्होंने मिड कैप और वापस मिड कैप में एंट्री मारी है, वो भी हायर लेवल्स पे। इसके कारण एक करेक्शन देखा जा रहा है। लेकिन आप अगर कंपेयर करो गुजरात पीपावाव को अडानी पोर्ट से, लगभग सिमिलर टाइप ऑफ कंपनीज मानूंगा मैं, काफी बेहतर परफॉर्मेंस दिया अडानी पोर्ट्स ने और वैल्यूएशन भी अच्छा कमांड कर रहा है। और गुजरात पीपावाव का भी अगर आप फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखो तो यहाँ से बुरा नहीं है, काफी ऑन दी फेयर वैल्यूएशन ही है बोलूंगा मैं। तो आप इसको, मतलब डरने की कोई बात नहीं है, यहाँ से आप इसको होल्ड कीजिए। ऑफकोर्स सीनियर सिटीजन होने के कारण मैं यहाँ और पैसा डालने की बात नहीं करूंगा, लेकिन इसको होल्ड करोगे तो ठीक है, कोई आपको नुकसान नहीं होने वाला, रिकवरी हो जाएगी। बस ये है कि आपको थोड़ा समय देना पड़ेगा। DHFL, अगर हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज लास्ट 1 साल की परफॉर्मेंस देखो तो कई कंपनीज डबल से ट्रिपल भी हुई है और वैल्यूएशन वाइज काफी कंपनीज यहाँ पे स्ट्रेच लग रही थी। लेकिन DHFL और LIC हाउसिंग फाइनेंस, ये 2 ही कंपनी ऐसी है जहाँ पे वैल्यूएशन अभी भी मीन से नीचे है, मतलब करीबन 12 PE पे ये DHFL चल रहा है। तो यहाँ पे भी अगर आपको कोई करेक्शन मिलता है तो कोई डरने की बात नहीं है, वापस आपको समय देना पड़ेगा, रिकवरी हो जाएगी। और अगर यंग इन्वेस्टर्स अगर इस कॉन्वर्सेशन को सुन रहे हैं तो ऑन टिप्स दोनों ही शेयर को आप बाई भी कर सकते हो। राइट, चलिए ठीक है, यहाँ पर स्ट्रैटेजी भी आपको बताई गई है। शिमला चलते हैं, किरण हमारे साथ मौजूद हैं फोन लाइन पर। गुड मॉर्निंग किरण, पूछिए अपना सवाल। किरण, क्या आप सुन पा रहे हैं? चलिए, लगता है इनका संपर्क टूट चुका है, लेकिन डेटामैटिक्स पर उन्होंने सवाल पूछा है। 500 शेयर्स है इनके पास, 135 पर खरीदारी की हुई है और यहाँ पर भी इनको नुकसान ही देखने को मिल रहा है। आज भी 3.5% तक का रेंट है डेटामैटिक्स पर, 109 के लेवल पर देखने को मिल रहा है कामकाज। सुमित, आपकी क्या राय होगी, इनके लिए क्या स्ट्रैटेजी बेस्ट रहेगी? देखिए साक्षी, ये स्टॉक के अंदर अगर हम ओवरऑल देखेंगे तो ये स्टॉक में एक वीकनेस देखने को मिल रही है। स्टॉक में कंटिन्यूसली हमने ऊपरी लेवल से दबाव देखा है। स्टॉक अभी 200 DMA के आसपास ट्रेड कर रहा है।
108, 109 ये इसका 200 DMA है। ये अगर स्टॉक इसके नीचे क्लोजिंग देता है तो और वीकनेस देखने को मिलेगी। आई थिंक या तो इनको एक 108 का लेवल क्लोजली वॉच करना चाहिए। ये स्टॉक अगर 108 के नीचे गया तो यहाँ से एक अच्छा खासा वीकनेस देखने को मिलेगा, जिसके अंदर 90 रुपए तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं। और अगर स्टॉक ने यहाँ से सपोर्ट लिया और यहाँ से पुलबैक दिया तो ये स्टॉक में एक पुलबैक हमको देखने को मिलेगा, जिसके अंदर 117, 118 के लेवल देखने को मिलेंगे। ओवरऑल तेजी स्टॉक 118 का लेवल ब्रेक करेगा, उसके बाद ही देखने को मिलेगी। अगर 118 का लेवल ब्रेक नहीं किया तो ये शायद वीकनेस दिखा सकता है, और 108 नीचे में टूटा तो 90 तक के लेवल्स हमको देखने को मिल सकता है। ठीक है, चलिए आपको राय दी गई है डाटामेटिक्स पर, लेकिन अब बात करते हैं बैंकिंग स्टॉक की, क्योंकि देखिए आज के सेशन में जो दो पॉकेट्स सबसे ज्यादा कमजोर है उसमें एक तो है डिफेंसिव स्पेस से फार्मा और दूसरा है अग्रेसिव स्पेस से बैंकिंग शेयर, वो भी स्पेशली सरकारी बैंक, बड़े हो या फिर छोटे सरकारी बैंक हो। एक जोरदार बिकवाली का रुझान आज भी है। इस बिकवाली के पीछे की वजह क्या है, इसे समझने की कोशिश करते हैं। मेरी सहयोगी पूजा हमारे साथ मौजूद हैं। पूजा, सबसे पहले तो ये बताइए कि हमने देखा है कि जो इस बार के अर्निंग्स आए हैं उसमें जो छोटे सरकारी बैंक हैं उनकी हालत काफी नाजुक रही है। 13%, 14%, 22% तक एनपीए पहुंच गए हैं। कौन कौन से वो बैंक हैं सरकारी कैटेगरी से जो इस वक्त एनपीए फ्रंट पर काफी डिफिकल्ट सिचुएशन में हैं? जी बिल्कुल करेक्टली पॉइंट किया आपने। जो छोटे सरकारी बैंक्स हैं वहाँ पर इस बार काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस देखने को मिला है एनपीए के फ्रंट पर, क्योंकि बात करें अगर आईओबी की तो ये तो करेक्टिव एक्शन इसके खिलाफ अब लिया जा चुका है। एनपीएस की बात करें तो ये जो एनपीए है बैंक के 22.42% से बढ़कर ये जो ग्रॉस एनपीए के लेवल्स हैं ये 22% तक अब पहुँच चुके हैं। और इसके अलावा आईडीबीआई बैंक 21% एनपीए पहुँच चुका है, 15% से बढ़कर। बीओआई, यूनाइटेड बैंक, ये कुछ ऐसे छोटे मझौले बैंक हैं जहाँ पर कि जो एनपीए लेवल्स है वो 15% के थ्रेशोल्ड को क्रॉस कर चुके हैं। दिक्कतें खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही हैं, क्योंकि एक काफ़ी सारी रिपोर्ट्स भी आ रही हैं, जानकार भी जो मान के चल रहे हैं पिछले 2 सालों में जो ग्रॉस एनपीए रेशियो है वो 143% इन बैंकों का बढ़ चुका है। और सेक्टर सबसे ज़्यादा जो तकलीफ दे रहे हैं इनको ये पावर, इंफ्रा, स्टील, ये सारे जो सेक्टर्स हैं वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इस बार स्ट्रेस देखने को मिल रहा है। और सबसे ज़्यादा जो मार इस बार देखने को मिली है जो छोटे सरकारी बैंक्स हैं वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कंसर्न इस बार देखने को मिला है। राइट, सो देखा जाए तो काफ़ी सारे ऐसे बैंक्स हैं, आईओबी, आईडीबीआई, बैंक ऑफ इंडिया और यूनाइटेड बैंक जैसे बैंक्स हैं जिनकी हालत काफ़ी नाजुक देखने को मिली है। एटलीस्ट Q4 के अर्निंग्स अगर हम देखेंगे ग्रॉस एनपीएस और नेट एनपीएस के संदर्भ में देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा स्पाइक इन बैड एसेट्स में देखने को मिला है। चलिए, साथ ही हमारे साथ कुछ और जानकार भी जुड़े हैं बैंकिंग स्पेस से बात करने के लिए। हमारे साथ मिस्टर सिद्धार्थ पुरोहित जुड़े हुए हैं इस वक्त। सिद्धार्थ, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है जी बिजनेस पर। चर्चा हम कर रहे हैं बैंकिंग स्पेस की और खास तौर पर जिस तरीके से रिफ्लेक्शन देखने को मिला है बैड एसेट्स को लेकर छोटे और मझौले सरकारी बैंकों पर। आईओबी, आईडीबीआई बैंक, बैंक ऑफ इंडिया या यूनाइटेड बैंक की अगर बात करें, कौन कौन से ऐसे बैंक्स हैं जहां पर स्थिति अभी भी गंभीर है, या फिर इस ऐसी बैड एसेट्स रिपोर्ट करने के बावजूद आपको लगता है यहां से रिकवरी का ही मोड देखने को मिलेगा? इनफैक्ट अभी मैंने कुछ ही दिन पहले आपके चैनल्स में बोला था कि पीएसयू बैंक्स का जो रिजल्ट है ये क्वार्टर में भी शायद उतना अच्छा ना है और प्राइवेट बैंक्स का नंबर थोड़ा रिलेटिवली बेटर आएगा। अभी वही नंबर आप अगर कंपेयर करेंगे, जैसे विद इन पीएसयू बैंक्स में कुछ पीएसयू बैंक्स हैं जो लार्ज बैंक्स हैं उनका थोड़ा स्टेबिलिटी दिखा है नंबर्स में। जैसे आप स्टेट बैंक मान लीजिए या तो पीएनबी या तो बैंक ऑफ बड़ौदा, थोड़ा बहुत स्टेबिलिटी एसेट क्वालिटी और अर्निंग्स में दिखा है। बट जो छोटे बैंक्स हैं और जो मिड साइज बैंक्स हैं वहाँ पे अभी तक एसेट क्वालिटी का इंप्रूवमेंट तो नहीं दिख रहा है, रेदर सम केसेस में उल्टा ज़्यादा डिटोरेशन दिख रहा है। ये एक प्रॉब्लम है। सेकंड प्रॉब्लम ये है कि कैपिटल क्योंकि बहुत कम है ये बैंक्स में, तो उनका बिजनेस ग्रोथ भी अभी कहीं तक इम्पेक्ट हो रहा है। तो मेरे हिसाब से जो मेजर सेक्टर्स हैं जहाँ से ये ट्रबल्स आ रहे हैं, एक तो हो गया आपका मेटल्स इन जनरल, टोटल कमोडिटी, पावर एंड टू सम एक्सटेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। ये तीनों में अभी इतना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं दिखा कि सारे शायद अपग्रेडेशन, रिकवरी या तो एक हिसाब से ये अकाउंट्स रिकवर हो सकते हैं फॉर दिस बैंक्स। तो एसेट क्वालिटी का इम्प्रूवमेंट फॉर जो छोटे बैंक्स हैं उनका अभी नियर टर्म में मुझे नहीं लगता है कि होगा और शायद और 1 साल तक ये तकलीफ में रह सकते हैं। और अभी लेटेस्ट जो करेक्टिव एक्शंस जो ले रहे हैं आरबीआई, उसके हिसाब से कहीं ना कहीं उनका बिजनेस ग्रोथ पे भी एक रेस्ट्रिक्शंस लगेगा दैट आप ये सेक्टर्स को लोन नहीं दे सकते हो एग्रेसिवली। तो जब आपका बैलेंस शीट नहीं ग्रो हो रहा है और थोड़ा भी स्लिपेजेस बढ़ रहा है तो वो केसेस में आपका जीएनपी और थोड़ा ज़्यादा परसेंटेज में दिख सकता है। जी, इनफैक्ट 2 इंपॉर्टेंट बातें सिद्धार्थ आपने कही। एक तो ये कि छोटे सरकारी बैंकों में
अभी एसेट क्वालिटी के कंसर्न्स बने रहेंगे, और दूसरा ये कि कुछ बड़े सरकारी बैंकों की जो एसेट क्वालिटी वो थोड़ी सी स्टेबलाइज हुई है। आपकी प्रेफरेंसेस समझेंगे दोनों पॉकेट में, लेकिन पूजा मेरी सहयोगी मौजूद है, एक बार उनसे ये समझ लेते हैं कि स्पेशली क्वार्टर 4 में कौन कौन से वो सरकारी बैंक है जिनके एनपीए और एस्केलेट हुए हैं। बताइए पूजा। जी, जो स्लिपेजेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा इस बार एस्केलेट हुए हैं, नए एनपीएस काफ़ी ज़्यादा बढ़े हैं इस बार, जिसके चलते इस बार जो कुछ बैंक्स हैं उनको प्रोविजनिंग काफ़ी ज़्यादा करनी पड़ी थी, और इसी का असर कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी फ्रंट पर देखने को मिला। काफ़ी सारे बैंक्स इसमें ऐसे हैं जिन्होंने नुकसान पोस्ट किया है बढ़े हुए प्रोविजनिंग की वजह से, और आगे चल के भी जो ब्रोकरेज हाउस हैं वो ये मान के चल रहे हैं कि कंसर्न यहाँ पर आगे भी देखने को मिलेगा। जो सबसे ज़्यादा प्रोविजनिंग में इस बार बढ़त हुई है वो बैंक ऑफ इंडिया के केस में हुई है। 2500 करोड़ से बढ़कर इस बार जो प्रोविजनिंग पहुँची है वो 4400 करोड़ के पास पहुंच चुकी है। इसके अलावा आईओबी में 1400 करोड़ की प्रोविजनिंग की थी, इस बार 1700 करोड़ की प्रोविजनिंग देखने को मिली है। यूनाइटेड बैंक के केस में बात करें तो पिछले काफ़ी सारे क्वार्टर से लॉस पोस्ट कर रही है, और प्रोविजनिंग के केस की बात करें तो 500 करोड़ के आसपास की प्रोविजनिंग थी क्वार्टर 3 में, और क्वार्टर 4 में बात करें तो ये बढ़कर 750 करोड़ की प्रोविजनिंग इस बार देखने को मिली है। तो ये इस वजह से इतना ज़्यादा देखने को मिला है क्योंकि स्लिपेजेस जो है वो कम होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ पर लगातार एक बढ़त देखने को मिल रही है, जिसका कि असर इन सभी बैंकों के प्रॉफिटेबिलिटी पर भी देखने को मिल रहा है। राइट, पूजा ने और भी कुछ आंकड़े बताए हैं, लेकिन कुछ और एक्सपर्ट से हमने बातचीत की है। हमने खास तौर पर बातचीत की मिस्टर संजय सिन्हा से, जो कि फाउंडर हैं सिट्रस एडवाइजर्स से, और उनका भी जानने की कोशिश की कि उनका ओपिनियन क्या है इस पूरे बैंकिंग स्पेस और एनपीए के सिनेरियो को देखते हुए। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। प्राइवेट सेक्टर बैंक का प्रदर्शन पिछले 2-3 साल में अगर आप देखें तो रीजनेबली अच्छा रहा है पब्लिक सेक्टर बैंक के कंपैरिजन में। उसके 3 मुख्य कारण हैं। एक तो ये कि उनकी रिटेल बुक काफ़ी अच्छी है, दूसरा उन्होंने अपना रिस्क बहुत अच्छे तरह से मैनेज किया है, और तीसरा जो उनकी मैनेजमेंट क्वालिटी है उसको ऐसा माना जाता है कि वो पब्लिक सेक्टर बैंक से ज़्यादा अच्छी है। ऑफ कोर्स एनपीएस अब तक बहुत बड़े ड्रैग रहे हैं, लेकिन आगे जाके मुझे लगता है कि एनपीएस का प्रभाव पीएसयू बैंक्स पे धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा, और उसका असर इनके स्टॉक प्राइसेस पर पॉजिटिवली पड़ना चाहिए। तो संजय सिन्हा का व्यू आपने सुना, जिन्होंने कहा कि प्राइवेट बैंक्स बेहतर लग रहे हैं, लेकिन एक बात उन्होंने ये भी कही कि सरकारी बैंकों में धीरे धीरे एसेट क्वालिटी के कंसर्न्स जो हैं वो एज आउट होंगे। सरकार काम कर भी रही है। लेकिन आप एक और व्यू आपको सुनवा देते हैं। एम्बेट कैपिटल एडवाइजर्स के सौरभ मुखर्जिया ने स्ट्रिक्टली इस पूरे स्पेस को अवॉइड करने की सलाह दी है। उनका व्यू भी सुनिए। हर क्वार्टर एनपीएस 25-30% भागते हैं, इनके लोन ग्रोथ आती नहीं है। कोई अगर मेरे को बोले कोई स्टॉक खरीदे जहाँ पे एनपीए हर क्वार्टर 25% भाग रहा है, लोन ग्रोथ नज़र नहीं आती, मेरे को समझ नहीं आता क्यों लेते क्यों है लोग ये स्टॉक। जी सिद्धार्थ, ये बताइए कि अभी पूजा ने भी फिगर शेयर की और आपको मालूम भी होंगी, ये जैसा आपने खुद कहा कि छोटे सरकारी बैंकों की जो एसेट क्वालिटी के कंसर्न्स हैं वो भी बने रहेंगे, तो आप स्ट्रिक्टली अवॉइड किन बैंक्स को कर रहे हैं, और कौन से वो सिलेक्टिव बैंक्स हैं जिनको आप खरीदना चाहेंगे, जहां आपको लगता है कि एसेट क्वालिटी कंसर्न्स एज आउट होंगे और शायद स्टॉक्स परफॉर्म करेंगे? जी, अभी तक हमारे जो बाय लिस्ट में है वो लार्जली प्राइवेट बैंक्स हैं, और लार्ज प्राइवेट बैंक्स लाइक आईसीआईसीआई, एक्सिस, छोटे में फेडरल बैंक, करूर वैश्य बैंक हैं ये सब। बट पीएसयू बैंक्स में हमारा बाय लिस्ट में अभी तक कोई नहीं है। बट मेरा मानना है कि अगर कोई निवेशक को पीएसयू में इन्वेस्ट करना है तो मुझे लगता है कि जो रिसेंट क्वार्टर परफॉर्मेंस दिखा है वहाँ पे थोड़ा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा एंड पीएनबी में थोड़ा सुधार दिखा है। तो मुझे लगता है कि ये तीनों बैंक में क्या है कि आगे जाके अगर जो अभी रिजोल्यूशंस होगा एनपीए का, तो प्रोविजनिंग लेने का उनमें कैपेबिलिटी है एक्स्ट्रा। बट बाकी बैंक्स में मुझे नहीं लगता है कि प्रोविजनिंग ज़्यादा लेने के बाद वो लोग बॉटम लाइन अच्छा रिपोर्ट कर पाएंगे। तो मुझे लगता है कि अगर पीएसयू में इन्वेस्ट करना ही है तो शायद ये तीनों के आगे अभी के लिए मैं नहीं देखूंगा। बट अभी तक ये तीनों भी मेरे बाय लिस्ट में नहीं है। बट जहाँ तक रिसेंट क्वार्टर का रिजल्ट है, मुझे लगता है कि आगे आने वाले दिनों में इन तीनों बैंक्स में थोड़ा सुधार दिखेगा। श्योर। तो पीएसयू बैंकिंग से फ्रंटलाइन स्टॉक्स पर ही आप निवेश कीजिए, यहाँ पर थोड़ा सुधार हो सकता है अगर देखा जाए एसेट क्वालिटी फ्रंट पर। लेकिन आपसे सिद्धार्थ ये भी जानना चाहेंगे कि सरकार का रवैया तो आगे बढ़ ही रहा है एनपीएस की सिचुएशन को रिजॉल्व करने के लिए। अब आरबीआई ने भी एनपीए ऑर्डिनेंस पारित कर दिया है और एक्शन प्लान एक जारी किया है, जिसके जरिए और भी कुछ रेजोल्यूशन सामने आएंगे। इस पूरे स्टेप को आप कैसे देख रहे हैं? कितना जल्दी हम इस पूरे ही सिचुएशन से बाहर आ पाएंगे इन नए कदमों के चलते?
सी पहले क्या होता था कि जैसे बैंक्स का कोई एनपीए अगर अकाउंट एनपीए हो गया, उसको अगर मान लो रिकवरी या तो अपग्रेडेशन नहीं हो पा रहा है, तो बैंक्स को नॉर्मली क्या करना चाहिए कि आइदर इट हैज़ टू बी सोल्ड टू एआरसी, या तो उसको सरफेसी एक्ट के अंडर आप उसको सेल ऑफ करो। अभी क्या होगा कि जो नया पावर दिया है आरबीआई में, इसमें आरबीआई डायरेक्ट कर सकता है बैंक्स को ऑन स्पेसिफिक अकाउंट की, ये अकाउंट को आप रिजॉल्व करो। तो वो केस में पहले के केसेस में क्या होता था कि मल्टीपल ईयर्स तक ये सब चीज़ आपका लिंगरिंग होता रहता था। बट अभी के जो नए मेजर्स हैं, इसमें काफ़ी हद तक लगता है कि एक टाइम बाउंड मैनर में एनपीए का रेजोल्यूशन होगा। तो ये ऑब्वियसली एक पॉजिटिव चीज़ है फॉर द एंटायर सिस्टम। बट जब रेजोल्यूशन होगा तो मेरा मानना ये है कि जब आप जितना ऑलरेडी प्रोवाइड किए हो, बैलेंस अमाउंट में आपको एक्स्ट्रा प्रोविजन लेना पड़ेगा। तो इसी वजह से मैं बोल रहा हूँ कि जो लार्ज बैंक्स के हैं उनका एक कैपेबिलिटी है, जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो अलाउ करेगा उनको इंक्रीमेंटल प्रोविजन लेके वो एसेट को डिस्पोज अप करने का। बट छोटे बैंक्स का ये कैपेबिलिटी थोड़ा कम है। जी चलिए, शुक्रिया सिद्धार्थ, आपने समय दिया जी बिजनेस को और अपने व्यूज बैंकिंग स्टॉक्स पर शेयर किया। आई होप व्यूअर्स को क्लैरिटी जरूर मिली होगी। इनफैक्ट जो सिद्धार्थ का व्यू है वो ज्यादातर हाउसेस का व्यू भी है कि अभी भी जो एनपीए रेजोल्यूशन को लेकर कदम उठाए भी जा रहे हैं, उससे कुछ प्राइवेट बैंक से ज़्यादा जल्दी री-रेट होंगे कंपैरेटिव टू सरकारी बैंक। इसमें आईसीआईसीआई बैंक सबसे बड़ा टॉप कंटेंडर है और देखिए आज के सेशन में आउट परफॉर्म कर भी रहा है।